मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पाली क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर से बोल रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा विषय ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद के बीच में क्या संबंध रहा है और प्राचीन काल से ज्योतिष और आयुर्वेद के बारे में जितनी संभावनाएं और जितनी बातें समझ में आई हैं, आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। वैद्य शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में लोगों को अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वैद्य शब्द का इस्तेमाल या इनका प्रयोग कब से किया गया और क्यों किया गया, किस लिए किया गया, ये शब्द आया कहाँ से। तो इसके बारे में मैंने बहुत से लोगों से चर्चा की और जो गूढ़ बातें सामने आई हैं, जो छुपा हुआ रहस्य था जो सामने आया है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और चर्चा कर रहा हूँ। ज्योतिष और आयुर्वेद ये दोनों साथ साथ ही चलते रहे और आयुर्वेद का और ज्योतिष के बारे में जानकारियां वेदों में दी गई हैं। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। इनमें इन चारों वेदों में आयुर्वेद की वात पित्त कफ और औषधियों के बारे में जानकारियां दी गई हैं। हालांकि वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हैं और बहुत बृहद स्तर पर नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन वात पित्त कफ के बारे में जो वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद और ऋग्वेद में मिलता है। और थोड़ा सा सारांश यजुर्वेद और सामवेद में भी है। तो ज्योतिष का इस आयुर्वेद से क्या संबंध स्थापित हुआ, यह वेदों के पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। वेदों में ज्योतिष की गणना यानी ब्रह्मांड के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानकारियां दी गई हैं और उन्हीं जानकारियों को लेकर के ज्योतिष का निर्माण हुआ, ज्योतिष विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, ज्योतिष विज्ञान का आगाज हुआ और धीरे धीरे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर, राहु और केतु की गति के बारे में अध्ययन किया जाने लगा और इस प्रकार से ज्योतिष के जो जानकार थे उन्होंने बहुत जानकारियां इकट्ठा की और इकट्ठा करने के पश्चात उसमें मौसम, देश काल परिस्थितियों के बारे में और पंचांग का निर्माण किया। आज जो पंचांग देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि अगले कौन से दिन कौन से नक्षत्र में क्या होगा और कौन सा त्योहार पड़ेगा, ये हिंदुओं में बहुत ही प्रचलित है। इसके अलावा और दूसरी भी कौमें रही हैं, उन्होंने भी ज्योतिष का बहुत गहन अध्ययन किया और संभवतः ये लगता है कि ये ज्ञान भारत से ही पूरी दुनिया में प्रसारित और प्रचारित हुआ और ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष की गणना के बारे में लोगों ने यहाँ के ज्योतिषियों से ज्ञान प्राप्त किया और उसे लेकर के वे अपने अपने हिसाब से कैलेंडर तैयार किए गए। अब आयुर्वेद के बारे में जानकारी ये है कि आयुर्वेद का नाड़ी ज्ञान ज्योतिष से ही आया है। ज्योतिष में एक विषय है
नाड़ी का, तो नाड़ी के बारे में जो ज्योतिष में जब शादियां करते हैं तो शादियों में कुंडलियों का मिलान करते हैं, और उसके हिसाब से ज्योतिष ने जो नाड़ियों का ज्ञान किया है वो आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी के नाम से उसको जानते हैं। ये 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर पुरुष और महिला की शादी में शादी करते हैं तो उस समय कुंडलियों का मिलान करके यह पता किया जाता है कि इनकी नाड़ी कौन सी है। तो नाड़ी दोष अगर हुआ, नाड़ी दोष का मतलब यह है कि अगर आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी अगर किसी पुरुष में इन तीनों में से एक है, और किसी महिला में भी यही आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी एक जैसी है, तो यह माना जाता है कि इससे बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और नाड़ी दोष का आकलन किया जाता है। तो नाड़ी दोष का ये आकलन ज्योतिष से ही आया है, और जो ये प्रैक्टिस करते थे ज्योतिष की और आयुर्वेद की, उनको वेदद्वय कहा जाता था, क्योंकि ये दोनों वेद थे, ज्योतिष भी वेद है, आयुर्वेद भी वेद है। तो इन दोनों वेदों की जो प्रैक्टिस करता था, दोनों वेदों का जो अध्ययन करता था, उसे वेदद्वय कहते थे। तो वेदद्वय कहने के कहते कहते अपभ्रंश में ये वैद्य हो गया, जो कि इस बात की स्वीकारोक्त थी कि जो 2 वेदों का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें वैद्य कहा जाने लगा। और एक बात और समझ में आई है कि आयुर्वेद में जो प्रैक्टिस करते थे वैद्य, वे ज्योतिष के हिसाब से औषधियों का संकलन, औषधियों का निर्माण और रोगों और रोगियों की चिकित्सा निर्धारित करते थे पंचांग के अनुसार कि शुभ मुहूर्त में अगर इलाज किया जाएगा तो रोगी चाहे जैसा भी हो वो अवश्य ठीक होगा, ऐसी उनकी धारणा थी। तो औषधि का निर्माण और औषधि का वितरण, मरीजों का देखना, मरीजों का उपचार करना, ये सब ज्योतिषीय गणना के अनुसार पहले आयुर्वेद के वैद्य किया करते थे, और इस प्रकार से वेदद्वय वैद्य के रूप में उभर कर सामने आए। तो यह सारा उपक्रम प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है, और वैद्य शब्द की जो धारणा है वो वेदद्वय से आई है। ज्योतिष के आदि, मध्य और अंत नाड़ी के अध्ययन के बाद ये बात समझ में आयुर्वेदज्ञों को भी आई कि नाड़ी परीक्षण से वात पित्त कफ को इससे जोड़ा जा सकता है, यानी आदि नाड़ी को वात से, मध्य नाड़ी को पित्त से और अंत नाड़ी को कफ से जोड़ करके देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो नाड़ी दोष था वो आयुर्वेद के त्रिदोष में कन्वर्ट हो गया, और इसके बारे में सबसे पहली जानकारी भाव प्रकाश ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। भाव मिश्र ने भाव प्रकाश ग्रंथ की रचना लगभग 750 वर्ष अनुमानित है, उस समय उन्होंने किया था। उससे पहले नाड़ी परीक्षा की कोई भी बात
किसी अन्य ग्रंथ में इससे पहले नहीं दी गई है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाव प्रकाश ही वो पहला ग्रंथ है जिसमें वात पित्त कफ की पहचान के लिए नाड़ी की परीक्षा की बात कही गई है। तो इस प्रकार से यह अनुमान है कि 750 वर्ष पहले नाड़ी परीक्षा का वैद्यों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा, और अगर हम 200 वर्ष पहले और जोड़ लें या 300 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले जोड़ लें, जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं आया, कि परीक्षण जो आयुर्वेद के नाड़ी के रहे हैं वो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं दिए गए हैं सिवाय भाव प्रकाश को छोड़ करके। तो इस प्रकार ये अनुमान किया जा सकता है कि नाड़ी की परीक्षा का आगमन 1000 वर्ष पहले हुआ होगा, और ये 1000 वर्ष पहले से भी और पुराना भी हो सकता है। हालांकि और दूसरे ग्रंथों में नाड़ी परीक्षा की बात नहीं कही गई है, भाव प्रकाश में ही इसका जिक्र है। इसलिए अनुमान किया जा सकता है कि लगभग 1000 वर्ष पहले से नाड़ी की परीक्षा का आगमन हुआ है और वैद्यों द्वारा इसका प्रयोग किया जाने लगा। अब एक बात और है कि ये नाड़ी की परीक्षा का विषय आयुर्वेद में उत्तर भारत में शायद इसलिए आया होगा क्योंकि जो सिद्ध चिकित्सा पद्धति दक्षिण भारत में उपलब्ध रही है उसमें नाड़ी की परीक्षा का ज्ञान उनके यहाँ बहुत पहले से किया जाता रहा है। और हालांकि सिद्ध में नाड़ी परीक्षा का ज्ञान कफ, पित्त और वात से किया जाता है, यानी उल्टा है। हम लोग पहले जो नाड़ी वात पित्त कफ के हिसाब से जो अंगूठे की बात की उंगली है वो वात की है, फिर बीच वाली पित्त की है और किनारे वाली वो कफ की है। तो इस उसमें उल्टा है, सिद्ध में उल्टा है। सिद्ध में कफ पित्त वात है और आयुर्वेद में वात पित्त कफ है। तो जिन उंगलियों से हम इसको टेस्ट करते हैं, वात पित्त कफ की जांच करते हैं, वो इस तरह से, तो संभवतः ये लगता है कि सिद्ध चिकित्सा विज्ञान से, जो कि बड़ा प्राचीन दक्षिण भारत में चिकित्सा विज्ञान रहा है और वो आदिकाल से प्रचलित रहा है, तो ऐसी संभावना है कि ये नाड़ी परीक्षा का विषय दक्षिण भारत से आया होगा, क्योंकि सिद्ध संप्रदाय के चिकित्सक इसे बड़ा गुप्त रखते थे और इसे जाहिर नहीं होने देते थे। उसका कारण आपको बता दिया है कि ज्योतिष और आयुर्वेद की चिकित्सा वही करते थे, चिकित्सा कार्य करते थे जो ज्योतिष का कार्य करते थे। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि नाड़ी का संबंध ज्योतिष से आया है और ज्योतिष के बाद यह संभवतः सिद्ध के चिकित्सकों के पास आया है और सिद्ध के चिकित्सकों के बाद से यह आयुर्वेद के चिकित्सकों को उत्तर भारत की तरफ लाया है। तो इस बात की संभावना अधिक लगती है कि ये क्रम ज्योतिष से शुरू होकर के सिद्ध तक आया और सिद्ध से शुरू होकर के आयुर्वेद तक आया। तो ये एक मनन करने योग्य विषय है। और ज्योतिष से आयुर्वेद का क्या संबंध है, इस बारे में मैंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही छोटे स्तर पर आपको बताया है। अब ये शोधकर्ताओं के हाथ में है कि वे इसे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं।
हालांकि इस पर शोध करने की आवश्यकता है और आयुर्वेद के विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं कि वे इस विषय पर भी शोध कार्य करने के लिए विचार करें। धन्यवाद।